जब मुझे वो पहली कॉल आई, मैंने कॉल ख़त्म की और सचमुच उस समय अपने पति की तरफ देखा और कहा, उसने उसे मार डाला। मुझे तुरंत पता चल गया था। एक माँ का सबसे बड़ा डर तब सच हो जाता है जब उसकी बेटी के नए पति को अलास्का के अपार्टमेंट में उसकी हत्या और लाश को बरसाती नाले में फेंकने का दोषी ठहराया जाता है। हम जूरी जारिया हिल्डब्रांड को दोषी मानते हैं। फैसले के बाद मुझे हिल्डेब्रांड की मां सोराया बार्नी से बात करने का मौका मिला और उनसे जारिया हिल्डेब्रांड के अजीब व्यवहार के बारे में पूछा, जो उन्होंने गवाही के दौरान और उसके बाहर दोनों जगह दिखाया। मैंने पत्नी का शव छिपाने और गद्दे व आसपास से खून साफ करने की योजना बनाई थी। साइड बार में आपका स्वागत है, जिसे लॉ एंड क्राइम प्रस्तुत करता है। मैं जेसी वेबर हूं। वैसे अगर आप इसे देख रहे हैं और आप कंटेंट क्रिएशन में हैं या सोशल मीडिया पर चीजें डालते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी जल्दी ये सारे क्लिप्स सभी स्टोरीज पर कैसे शेयर कर देते हैं। खैर, हम एक चीज इस्तेमाल करते हैं जिसे ओपस क्लिप कहा जाता है। ओपस क्लिप एक ऑल इन वन एआई एडिटर है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर वीडियो एडिटिंग और अपलोडिंग आसान बनाता है। ये एआई से बी रोल भी जनरेट करता है, ये फुटेज को रीफ्रेम करता है और यहाँ तक कि ऑडियो को भी क्लीन करता है। ये बहुत आसान है। आपको बस opus.pro पर जाना है। opus.pro/sidebar। आप साइन करते हैं, आप अपलोड करते हैं और कुछ ही मिनटों में आपके पास पूरी तरह से एडिट किए गए क्लिप्स तैयार हो जाएंगे, जिन्हें आप टिकटॉक, शॉर्ट्स, रील्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपस क्लिप सच में आपका वन स्टॉप शॉप है। ओपस क्लिप जैसा टूल होने का मतलब है कि हमारे प्रोड्यूसर आपको वायरल कोर्टरूम अपडेट्स तुरंत दे सकते हैं। ये सबसे पावरफुल टूल है जिससे आप अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं और प्रोफेशनल की तरह एडिट कर सकते हैं। opus.pro/guygraded पर जाएं, एक हफ्ते का फ्री ट्रायल लें और फिर 50% छूट पाएं। अलास्का में अमेरिकी सेना के एक सैनिक को अपना 21वां जन्मदिन मनाने के लिए बाहर जाने के बाद नई पत्नी की हत्या का दोषी पाया गया। उसने रात में उसे गोली मार दी। जूरी ने करीब 10 घंटे के विचार विमर्श के बाद जारियस हिल्डेब्रांड को दूसरी डिग्री हत्या के कम गंभीर आरोप में दोषी पाया। हमने आपको ये खबर सबसे पहले दी थी। हमने आपको हिल्डेब्रांड और उनकी पत्नी सोराया के बारे में उनके मुकदमे से पहले ही बताया था। हमने आपको इसका एक पूर्वावलोकन भी दिया था कि ये कैसा होने वाला है। लेकिन 2 हफ्तों के दौरान हमने इस रिश्ते के बारे में और खास तौर पर हिल्डेब्रांड के बारे में कई चौंकाने वाले नए तथ्य जाने। हिल्डेब्रांड ने जब अपनी सफाई में गवाही देने का फैसला किया, तो उन्होंने पत्नी को धोखा देने और परेशान करने वाली फोन सर्च जैसी हर बात स्वीकार की। सब कुछ उजागर हो गया। अगस्त 2023 में हिल्डेब्रांड ने बताया कि उनकी 21 वर्षीय पत्नी सोराया लापता है। ये जोड़ा दोनों सैन्य समुदाय से थे और उन्होंने दिसंबर में शादी की थी। हिल्डेब्रांड ने जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन में 11वीं एयरबोर्न डिवीजन में सेवा दी थी। सोराया अलास्का आर्मी नेशनल गार्ड में कॉम्बैट मेडिक थीं और ब्रेड एंड ब्रू रेस्टोरेंट में भी काम करती थीं। फिर आता है शनिवार 5 अगस्त। वे जारियस हिल्डेब्रांड का 21वां जन्मदिन दोस्तों के साथ मनाने गए थे, लेकिन जब उन्हें बहुत ज्यादा नशे में होने के कारण एक बार में प्रवेश करने से मना कर दिया गया, तो अभियोजन पक्ष के जांचकर्ताओं के अनुसार वह जोड़ा शायद अपने अपार्टमेंट वापस चला गया। अगले दिन सोराया अपने रेस्टोरेंट की नौकरी पर नहीं पहुंची। हिल्डेब्रांड ने सोमवार को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई। इस कहानी में कई बातें मेल नहीं खाती थीं। उदाहरण के लिए, हिल्डेब्रांड ने दावा किया कि जब सोराया अपार्टमेंट से निकली तो उसने गाड़ी चलाने के बजाय पैदल चलना चुना और अपना मोबाइल फोन भी पीछे छोड़ दी। बाद में सोराया के सहकर्मियों को उसके फोन से संदेश मिला कि वो बीमारी के कारण छुट्टी ले रही है। अगर वो पहले ही बाहर जा चुकी थी और फोन अपार्टमेंट में था, तो संदेश किसने भेजा? आपराधिक शिकायत के अनुसार हिल्डेब्रांड ने संदेश भेजने से इनकार किया, लेकिन ये नहीं बता सके कि वे संदेश उस समय रेखा में कैसे फिट बैठते हैं जो उन्होंने पुलिस को बताई थी। कई खोज दल बनाए गए, जिनमें सेना, स्वयंसेवक और सोराया की मां मेरिडिथ बार्नी शामिल थीं। हमें उनसे बात करने का भी मौका मिला। अब मैं आपको वो इंटरव्यू सुनाने जा रहा हूं। लेकिन हिल्डेब्रांड भी खोज में शामिल हुए, और ये भी एक और दिलचस्प बात थी, क्योंकि बाद में गवाहों ने गवाही दी कि उन्होंने उस स्थिति में वैसे प्रतिक्रिया नहीं दी जैसी आप उम्मीद करेंगे कि एक पति उस स्थिति में देगा। कई दिनों बाद ऊपर से निगरानी कर रहे ड्रोन ऑपरेटर ने खोजकर्ताओं को बरसाती नाले की ओर भेजा। सोराया का शव उसी के अंदर ठूंस कर रखा हुआ मिला। सिर में गोली लगी थी, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम से हुई। मुकदमे की शुरुआती दलीलों के दौरान अभियोजकों ने कहा कि अपार्टमेंट लौटने पर दोनों में झगड़ा हुआ, क्योंकि सोराया को पता चल गया था कि जारियस हिल्डेब्रांड का अफेयर चल रहा था। अभियोजन ने कहा कि झगड़ा हत्या तक पहुंचा। अब बचाव पक्ष ने कुछ दिलचस्प किया। उन्होंने माना कि हां, हिल्डेब्रांड ने खून साफ किया, उसने सोराया की लाश छुपाई, लेकिन उसने उसकी हत्या नहीं की। नहीं,
उसके वकील तर्क देते हैं कि हिल्डेब्रांड नशे में था, थका हुआ था, सो गया था और फिर जागा तो उसने अपनी पत्नी को एक दुर्घटनावश खुद को लगी गोली से मरा हुआ पाया। यही बचाव पक्ष का तर्क था। अब मैं आपको पूरा इंटरव्यू सुनाने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको इसका एक हिस्सा ही सुनाना चाहता हूं। मैंने फिर से सोराया की मां मेरिडिथ बार्नी से मुलाकात की और जारियस हिल्डेब्रांड कैसा इंसान था और जब उसकी नई नवेली दुल्हन कथित तौर पर लापता हुई तब उसने कैसा व्यवहार किया इसके बारे में पूछा। साथ ही दोषी करार दिए जाने का उनके लिए न्याय में क्या महत्व है ये भी जाना। कई बार ऐसा हुआ जब हमें उनसे मिलना था, लेकिन उन्होंने हमें नज़रअंदाज कर दिया या फिर कोई बहाना बना लिया। एक समय ऐसा आया जब मैं और मेरी बहन ने सोचा कि हम जंगल में जाकर खोजबीन करेंगे, और उन्होंने कहा, मेरे बिना मत जाना, चलो, जाने से पहले मैं अपनी बंदूक ले लूं। और हम दोनों ने कहा, नहीं, रहने दो, हम ठीक रहेंगे। हमें तुम्हारे साथ बंदूक लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मुझे पहले से ही उस पर शक था। तो जो भी चीज़ें हमने की, वो सब उसी नज़रिए से की। और आप जानती हैं, मुझे उससे दोस्ती भी बनाए रखनी थी, है ना? शायद वही सबसे मुश्किल था। मुझे कोशिश करनी थी कि मैं उसके साथ रहूं, ताकि अगर उसके मुंह से कुछ निकल जाए तो उसे सहारा मिलता महसूस हो, और मैं उसके साथ जुड़ी रहूं और उसका साथ दूं। मैं उसकी किसी बात पे भरोसा नहीं करती थी। इसीलिए जब मैं और मेरी बहन उसके साथ सर्च पार्टी में गए थे, तो एक समय पर हमने उसे हमें आगे ले जाने दिया, ताकि हम देख सकें कि वह हमें कहाँ नहीं ले जाता। असलियत यह है कि इससे मेरे लिए कुछ नहीं बदलता। ना ही बेटी लौटती है, ना ही मुझे राहत मिलती है। इसका मतलब है उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। लेकिन मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब भी नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर में हम उस भावुक इंटरव्यू का और हिस्सा दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले सही संदर्भ के लिए मैं ट्रायल के सबसे अप्रत्याशित हिस्से की बात करना चाहता हूं। जारियस हिल्डेब्रांड जो आरोपी हैं, उन्होंने अपनी सफाई में खुद गवाही देने का फैसला किया। ये हमेशा आरोपी का विकल्प होता है। ये आरोपी की अपनी पसंद होती है कि वो ऐसा करे या नहीं, लेकिन इस फैसले ने उन्हें अभियोजन की कड़ी जरह के लिए खुला छोड़ दिया। लेकिन प्रत्यक्ष पूछताछ के दौरान, मतलब जब हिल्डेब्रांड के बचाव पक्ष के वकील उनसे सवाल पूछ रहे थे और उनके शुरुआती जीवन, फोस्टर केयर सिस्टम और शराब से जुड़े उनके अतीत के बारे में पूछ रहे थे, तो उन्होंने ये कहा। जब आप ज़्यादा पीते हैं तो आपने कहा कि कभी-कभी याददाश्त चली जाती है। क्या आपको याद है? हाँ। या आपको याद है कि आप उठीं और आपको पता नहीं था कि क्या हुआ था? हाँ। क्या आपने कभी अपने ऐसे वीडियोस देखे हैं जिनमें आपके ऐसे काम दिखें जो आपको याद नहीं? कभी कभी हाँ। आमतौर पर ऐसी रात के बाद जब मुझे कुछ याद नहीं रहता था, मैं फ़ोन देखता था। यही मेरा रूटीन था। और ब्लैकआउट ड्रिंकिंग के अलावा जब आप बहुत पीती थीं तो आम तौर पर क्या होता था? मैं आमतौर पर सोने की जगह ढूंढ लेता हूँ। क्या कभी हुआ है कि आप पीते वक्त किसी घटना के दौरान इतनी गहरी नींद में सोई हों कि आपको कुछ पता ही न चला हो? हाँ, जब मैं तय कर लेता हूँ कि मुझे लेटना है, तो लगभग एकमात्र चीज़ जो मुझे जगा सकती है वो मैं खुद हूँ। जैसे मैं जब चाहूँगा तब उठ जाऊँगा। और बचाव पक्ष ने उस बात को भी संबोधित किया जो अभियोजन पक्ष ने इस घातक झगड़े की वजह बताई थी, जो हिल्डेब्रांड और उनकी पत्नी के बीच हुआ। यह तथ्य कि वह अपनी पत्नी को धोखा दे रहे थे। मैं आपकी और सोराया के रिश्ते के बारे में थोड़ी और बात करना चाहती हूँ। मैं ख़ास तौर पर एक लड़की के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसका नाम शाइन है। ठीक है। माफ़ कीजिए, शेन कौन है? वो एक औरत थी जिसके साथ मेरा अफेयर चल रहा था, जो केंटकी में रहती थी। आप उनसे कैसे मिले? हम तब मिले थे जब मैं जवान था, आर्मी में जाने से पहले। आप शायान से कैसे बात करते थे? हम स्नैपचैट पे बात करते हैं। आपने शायान से स्टाफ वाले स्नैपचैट पर कब बात शुरू की थी? शायद शुरुआत 2020 के करीब। बातों में गैप आया, फिर 2023 में फिर से संपर्क हुआ। कौन सा महीना? क्या हम दोबारा जुड़े? हाँ। मार्च अप्रैल। जब आप सोराया से विवाहित थे, सही है? जी हाँ मैडम। क्या आपने कभी सोराया ने आपके साथ चैन के बारे में बातचीत की थी, या इस बारे में सोराया ने आपसे सीधे सवाल किए थे?
मैं। क्या चैन के अलावा और भी लड़कियां थीं? हाँ, सिर्फ एक और। क्या सुराया ने कभी आपसे इस शक को लेकर सवाल किया था कि आप उसे धोखा दे रहे हैं? हाँ, एंड वो कब था? वो शायद अप्रैल या मई 2023 के आसपास रहा होगा। आप वो तारीख कैसे याद रख सकती हैं? कैसे? हाँ, मैं आमतौर पर फील्ड में जाने के हिसाब से साल याद रखता हूँ, और हम हाल ही में फील्ड से वापस आए थे। तो आखिरी बार आप 2023 में फील्ड में कब गए थे? जुलाई 2023 में। और जुलाई 2023 की फील्ड ट्रेनिंग से पहले, उससे पहले आप कब फील्ड में गए थे? फरवरी से मार्च 2023 तक ये बड़ा ट्रेनिंग अभ्यास था। ये कितने हफ्तों का था? 5। ये कहाँ था? मैं कहूँगा फेयरबैंक्स, क्योंकि मुझे अंदरूनी इलाका नहीं पता, लेकिन मेरे फ़ोन ने इसे नॉर्थ पोल पर दिखाया था। क्या आप अपना फ़ोन ट्रेनिंग में अपने साथ ले गई थी? मेरे पास फ़ोन था, लेकिन जैसे ही हम लोग इसे बॉक्स में जाना कहते हैं, फ़ोन आमतौर पर बंद ही रहते थे, क्योंकि वह बहुत गंभीर ट्रेनिंग माहौल था। और क्या सोराया ने इस शक को लेकर कि आप उसे धोखा दे रहे थे, आपसे सामना किया था? फरवरी मार्च में फेयरबैंक्स में फील्ड ट्रेनिंग। हाँ, उसने किया। वो बातचीत कैसी रही? वो बस ये जानना चाहती थी कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और बस आम तौर पर तुम मुझसे धोखा क्यों कर रहे हो जैसे सवाल पूछ रही थी। क्या तुम्हें अपराध बोध महसूस होता है? हाँ। और तुमने कहा था तुम शायन से बात करती थी। हाँ, मैं बात की। क्यों? तुम ऐसा क्यों करोगी? क्योंकि मुझे लगा अगर मैं अचानक उससे बात करना बंद कर देता तो शक होता। तो मैंने धीरे धीरे बात कम करने की कोशिश की। इससे शायन की तरफ से कम शक होता। क्या शायन जानती थी कि आप शादीशुदा हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। गवाही के दौरान हिल्डेब्रांड ने कई चौंकाने वाले कबूलनामे किए, जैसे अपनी पत्नी को ढूंढ लेने के बाद फोन पर पोर्नोग्राफी सर्च करना या ऐसी साइट्स पर जाना। मैं आपसे उन कुछ बातों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो हमने इस मुकदमे में सुनी है कि आप अपने फ़ोन पर क्या कर रहे थे। जी मैडम। क्या आप इस दौरान कभी अपने फ़ोन पर अश्लील सामग्री देख रहे थे? जी मैडम। आप उस समय ऐसा क्यों कर रहे थे? मैं कोशिश कर रहा था ढूंढने की सांत्वना, जो चीजें पहले मुझे ये देती थी। और क्या पहले आपको पोर्नोग्राफी में सुकून मिलता था? जी हाँ मैम। क्या शराब ही वो चीज़ है जिसमें आपको पहले कभी सांत्वना मिली थी? जी हाँ मैम। क्या आप उस समय शराब पी रहे थे? जी हाँ मैम। आप शराब क्यों पी रहे थे? मैं बस नहीं चाहता था कि मैं हिल्डेब्रांड ने ठीक ठीक बताया कि उनके मुताबिक कथित तौर पर जागने के बाद अपने पास सोराया को मृत पाकर उन्होंने क्या किया। मेरा प्लान था कि अपनी पत्नी की लाश छुपा दूं और गद्दे व आसपास से खून साफ कर दूं। मैं अब राज्य पक्ष की प्रदर्श संख्या 36 पर आती हूँ। क्या आप जानती हैं वे किस हालत में थे? जी हाँ मैडम। वो क्या है? ये फ्रैग मायर्स की रसीद है, जो सामान मैंने खरीदा था। आपने क्या खरीदा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिओड्रेंट, एक स्प्रे बॉटल
और फिर क्यू टिप्स। आपने ये चीज़ें किस लिए खरीदी? हाइड्रोजन पेरोक्साइड और स्प्रेयर आसपास के इलाकों और गद्दे की सफाई में मदद के लिए थे, और फिर मुझे बस डिओड्रेंट और क्यू टिप्स चाहिए थे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वो खरीदारी किस समय की थी ज़ारियास? शाम की शुरुआत में 6:12 यही रसीद पर लिखा है। जब तुम फ्रेड मेयर सामान लेने जा रहे थे तब तुम्हारे दिमाग में क्या था? बहुत कुछ। बस जैसे बहुत सारी सुन्नता थी, मुझे बस समझ नहीं आ रहा था कि क्या महसूस करूं। मैं सब कुछ महसूस कर रहा था, और मुझे पता था कि अगला दिन बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे पत्नी की लाश छुपानी थी और हमारे बेडरूम में आसपास की जगह साफ करनी थी। मुझे पता था यह आसान नहीं होगा। मानसिक तौर पर मुझे पता था कि यह मुश्किल होने वाला है। फ्रेड मेयर के बाद अब कहाँ गए? मुझे लगता है मैं अपने अपार्टमेंट लौट गया था। और आपने क्या किया? उस समय मैंने ढूंढना शुरू किया। मैंने सोचा कि पत्नी के शरीर को कैसे हटाऊंगा और ढूंढना शुरू किया। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे याद है कि मुझे मतली महसूस हो रही थी। मुझे याद है कि मुझे अपराध बोध और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जैसा मैंने कहा, इसने इतनी सारी भावनाएं पैदा कर दी कि वे सब मुझे सुन्न कर रही थी। क्या आपको अकेलापन महसूस हुआ? हाँ, मुझे ऐसा ही लगा जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। क्या आपको याद है कि जब आप फ्रेड मायर से अपार्टमेंट वापस आई थी तो उसके बाद कहीं गई थी? जी हाँ मैम, मैं लोज गई थी। ये अप्रोच राज्य स्थिरता 266 के साथ। माफ़ कीजिए, क्या आप राज्य के एग्जिबिट नंबर 266 को पहचानती हैं? जी हाँ मैम, एग्जिबिट नंबर 266 क्या है? ये एक रसीद है। ये एक कूड़ेदान के लिए है। क्या? ठीक है। 96 गैलन क्षमता वाला काला 2 पहियों वाला कूड़ेदान। खरीदारी किस दिन हुई थी? 6 अगस्त को सुबह 8:11 बजे। क्या आपने वो किया था? क्या आपने वो खरीदा था? हाँ मैडम, मैंने खरीदा था। मैंने कूड़ेदान खरीदा था। और आपने कूड़ेदान क्यों खरीदा? अपनी पत्नी की लाश को ले जाने में मदद करने के लिए। क्या आप अभी भी इस समय सुन्न महसूस कर रहे हैं? मुझे नहीं पता सन सही शब्द है या नहीं। भावनात्मक रूप से अभिभूत होना बेहतर वर्णन है। और क्या आप घर गए थे? जी हाँ मैडम। क्या आप लोज जाने के बाद घर गए थे? जी हाँ मैडम। आपने क्या करना शुरू किया? मैंने अपार्टमेंट की सफाई शुरू की। आपका अपार्टमेंट? हाँ मैम, तुमने सफाई कहाँ से शुरू की थी? शुरुआत में बिस्तर के आसपास से, और
फिर मैंने अपनी पत्नी को कूड़ेदान में डाल दिया और तभी मैंने बिस्तर की सफाई शुरू की। उस समय आपको कैसा लगा, डेरियस? ये बहुत ही अपमानजनक लगा। बस अपमान और बस। तब मैं खुद पर थोड़ा गुस्सा था। बस अपमान, गुस्सा और फिर और भी शर्म और भी विश्वासघात। लेकिन फिर आप जिरह पर जाते हैं। जिरह के दौरान अभियोजक ने हिल्डेब्रांड से एक बहुत महत्वपूर्ण बात कबूल करवा ली कि उसे पक्का नहीं पता कि असल में ट्रिगर उसी ने दबाया था या नहीं। आपने गवाही दी थी कि आपने अपनी पत्नी के गायब होने की जटिल झूठी कहानी बनाई और सबको बताया कि वह लापता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो लोग सबसे बुरा सोचते। जी मैडम। सबसे बुरा क्या होता? जिस स्थिति में मैं अभी हूँ। सबसे बुरा क्या है? जेल जाना। वे मान लेंगे कि आपने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। हाँ। और आपने गवाही दी है कि उसके बाद आप कानून के अधीन थी। मूल रूप से आपको उस शाम की कोई याद नहीं है। हाँ। ठीक है। वो बंदूक चलाते ही तेज आवाज करती है। फिर से कहो। क्या वो बंदूक चलाने पर बहुत तेज आवाज करती हैं? मेरा मतलब है एक आम आदमी के मुकाबले। हाँ। ठीक है। तुम्हारा मतलब एक आम आदमी से क्या है? किसी ऐसे इंसान के लिए जिसने तोप नहीं चलाई हो। मान लो कि 9 mm की आवाज तेज है लेकिन। और फिर तुम अपनी पत्नी के पास सोने चले गए। मैं तुम्हें पक्के तौर पर नहीं बता सकता क्योंकि मुझे याद नहीं है। ठीक है। और अगली सुबह तक तुम्हें बिल्कुल पता नहीं था कि क्या हुआ था। जी हाँ मैडम। पड़ोसी जो सिर्फ 80 फीट दूर था ने भी हथियार की आवाज सुनी। इससे आपका क्या मतलब है? कमरा ठीक है। आपको कैसे पता सर कि उसने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के उन संदेशों को लेकर आपका सामना नहीं किया और आपने उसकी कनपट्टी पर बंदूक नहीं रखी और कहा कि उसे मारेंगे? आपको कैसे पता कि ट्रिगर नहीं दबाया? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? नहीं मैम। आप चाहती हैं कि जूरी माने उसने ये खुद किया। आपत्ति। अब लॉनी। जूही क्या माने ये मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है। इस तथ्य के बावजूद कि वह आपकी शादी में बाकी सब मामलों में खुश थी। हाँ। हाँ। और अपने भविष्य की योजना बना रही थी। हाँ। और तुम्हारे भविष्य की भी। हाँ। और तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे साथ एक अच्छा शाम बिताने की कोशिश की थी और तुम्हें पहले की टेक्स्ट मैसेज वाली बेवफाई के लिए माफ भी कर दिया था। सही है ना? हाँ। ठीक है। तो तुम्हें नहीं पता कि तुमने उसे नहीं मारा। क्या आप उस सवाल को दोहरा सकते हैं? तुम्हें नहीं पता कि तुमने उसे नहीं मारा। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसका जवाब दिया। इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें। ये बस थोड़ा जटिल है। क्या आपको पता है आपने एक ट्रिगर दबाया था सर? मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि आपको उसकी मौत याद नहीं। मैं उस समय की बात करना चाहती हूँ जब आप जागे थे। ठीक है। क्या आप खून से लथपथ थीं? मैं नहीं था। ठीक है। आपने गद्दे की तस्वीरें देखी हैं? मैंने देखी है। और आप उसके साथ बिस्तर पर लेटी थीं? जी हाँ मैम। ठीक है। आपने 911 पर कॉल नहीं किया। सही है। आपने उसकी जान बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। नहीं, मैंने नहीं किया। ठीक है। तुम बाहर नहीं गई और मदद नहीं मांगी? नहीं। तुमने उसकी माँ को फोन नहीं किया? तुमने उसके सबसे अच्छे दोस्त को फोन नहीं किया? नहीं। तुमने उसकी कमांड को फोन नहीं किया? नहीं। तुमने खुद को बचाने की योजना बनाई। मैं इसे उस तरह नहीं कहूंगा, लेकिन तुमने उसकी लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाना शुरू कर दिया। मैंने ये योजना बनाना शुरू कर दिया था कि अब आगे क्या करना है। 12 लोगों की एक जूरी को यह तय करने का काम सौंपा गया था
कि जारियस हिल्डेब्रांड दोषी है या निर्दोष। उस पर 4 आरोप लगे थे। सबूतों के साथ छेड़छाड़ के 2 आरोप, प्रथम श्रेणी हत्या का 1 आरोप और द्वितीय श्रेणी हत्या का एक कम गंभीर आरोप। करीब 10 घंटे के विचार विमर्श के बाद जूरी ने फैसला सुना दिया। मिस्टर हिल, ब्राउन वाले, कृपया खड़े हो जाइए। अलास्का राज्य बनाम जारियस हिल्डेब्रांड के मामले में हम जूरी आरोपी जारियस हिल्डेब्रांड को पहले दर्जे की हत्या के आरोप में दोषी नहीं पाते हैं, जैसा कि पहले आरोप में लगाया गया था। हम जूरी आरोपी जारियस हिल्डेब्रांड को पहले आरोप में दूसरे दर्जे की हत्या जैसे कमतर अंतर्भुक्त अपराध का दोषी मानते हैं। हम जूरी आरोपी जारियस हिल्डेब्रांड को दूसरे आरोप में दूसरे दर्जे की हत्या का दोषी मानते हैं। हम जूरी जारियस हिल्डेब्रांड को तीसरे आरोप में भौतिक साक्ष्य से छेड़छाड़ का दोषी मानते हैं। हम जूरी जारियस हिल्डेब्रांड को चौथे आरोप में भौतिक साक्ष्य से छेड़छाड़ का दोषी मानते हैं। हिल्डेब्रांड ने फैसले पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, बस खड़े होकर तेजी से पलके झपका रहे थे। उन्हें 23 अक्टूबर को सजा सुनाई जानी तय है और अलास्का के कानून के तहत उन्हें 15 से 99 साल की जेल की सजा हो सकती है। जैसा मैंने कहा, मुझे फिर से सोराया की मां मेरिडिथ के साथ बैठने का मौका मिला। ये इंटरव्यू कई कारणों से जानकारीपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने केस के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और थोड़ा सा उन्होंने अपनी बेटी के बारे में बात की और समुदाय, खुद के लिए, दोस्तों के लिए, परिवार के लिए हुए नुकसान के बारे में भी बात की। ये बहुत महत्वपूर्ण बातचीत थी। मेरिडिथ, आने के लिए धन्यवाद। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपकी इस क्षति के लिए और जो कुछ आप और आपका परिवार झेल रहे हैं, उसके लिए मुझे बेहद दुख है। मैं जानता हूं, यह सब अभी ताजा है, क्योंकि हम फैसले के तुरंत बाद बात कर रहे हैं। मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मेरा मतलब है, ये लगभग वही है जिसकी मुझे उम्मीद थी। मुझे लगता है कि ऐसे मामले में मर्डर 1 साबित करना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे यही लगा था कि हमें सबूतों के आधार पर मर्डर 2 का आरोप ही मिलेगा। लेकिन हकीकत ये है कि इससे मेरे लिए कुछ भी नहीं बदलता, है ना? इससे न मेरी बेटी लौटती है, न मुझे राहत मिलती है। इसका मतलब है उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा, लेकिन मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो अब भी चली गई है। क्या मुकदमे में कोई मौका था जब आपको लगा कि जूरी बचाव पक्ष का समर्थन कर सकती है, खासकर जब उसने गवाही दी? क्या कभी आपको लगा कि वे उसे दोषी नहीं ठहरा पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये दूसरों के हाथ में होता है और बस एक व्यक्ति की वजह से जूरी का फैसला अटक सकता है। तो हाँ, वो डर पूरे समय हमेशा मौजूद था। आपने उसकी गवाही और ये कहने पर क्या सोचा कि उसने माना वह सोराया की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं है और उससे याद नहीं क्या हुआ था? उसने स्वीकार किया कि शव को ठिकाने लगाया। ये गवाही सुनना बेहद मुश्किल और चौंकाने वाला था। आप उसके बयान पर क्या सोचते हैं? मुझे लगा कि उसका गवाही देना समझ में आता था। मुझे लगता है यही उसका एकमात्र तरीका था उम्मीद रखने का, क्योंकि उसके खिलाफ कई सबूत हैं जो बताते हैं कि उसने उसके शरीर के साथ वही किया। मुझे लगता है वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। अगर मैं उस बात की जिम्मेदारी ले लूं जो वे जानते हैं कि मैंने की, तो शायद वे देखेंगे कि मुझे नहीं पता। मुझे लगा यही उसका विकल्प था। मुझे लगता है कि उसे हत्या के आरोपों से बचने के लिए गवाही देनी ही पड़ी। जब आप उसे बोलते हुए सुनते हैं, तो क्या वो वैसा ही दिखता है, वैसा ही व्यवहार करता है जैसा आप उसे जानते थे, या फिर वो बिल्कुल अलग इंसान जैसा लगता है? बिल्कुल अलग इंसान। जब मैंने उसे पहली बार मिला था, अम, उसने उसे मारने से पहले वाले दिसंबर में, वो बहुत ज़्यादा चंचल था, ज़्यादा मज़ेदार था। गवाही देते समय वो बहुत ठंडा और बेहद हिसाबी लग रहा था। इसने मुझे उस समय की याद दिला दी जब उसने मुझे पहली बार फ़ोन किया था और बताया था कि वो गायब है। तब भी उसका व्यवहार बहुत ठंडा, सोच समझकर और सख्त था। मुझे लगा जैसे उसकी गवाही पूरी तरह से रटी हुई थी। और बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ जैसे वहाँ कुछ भी नहीं था। रटा रटाया। क्या आपने उनसे नजरें मिलाईं? उन्होंने आपको देखा? बिल्कुल नहीं। अम, मैंने कभी-कभी उनकी तिरछी नज़र महसूस की,
पर वो कभी मेरी आंखों में सीधे नहीं देखे। ऐसा अनुभव करना कैसा होता है? ऐसे मुकदमे से गुजरना और अपनी बेटी के साथ जो हुआ, उसके बारे में इतनी कठिन गवाही सुनना कैसा अनुभव होता है? सब कुछ, जैसे मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों की बातें, उसकी गवाही, इन सब को सुनना। मुझे लगता है कि ये भावनाओं का एक बिल्कुल अलग स्तर होता होगा। अगर आप बता सकें कि वह अनुभव कैसा होता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई शब्द हैं जो इसे बयान कर सकें। ये एक बहुत ही अवास्तविक अनुभव था। मेरा मतलब है शुरू से ही ये सब कुछ ऐसा ही रहा है। और निश्चित रूप से ऐसे पल आते हैं जब आपको लगता है, हे भगवान, क्या ये सच में मेरी ज़िंदगी है अभी? क्या ये सच में मेरे साथ हो रहा है? या ऐसा लगे जैसे आप किसी टीवी शो में हैं, जहां विशेषज्ञ गवाह बहुत बुद्धिमान और स्पष्ट बोलने वाले हैं। और जैसे मैंने ये सैकड़ों बार टीवी शो में देखा है ना? तो ऐसा लगता है, क्या ये असली जिंदगी है? क्या ये सच में हो रहा है? तो निश्चित रूप से पूरे इस प्रक्रिया में असंबद्धता और अलगाव की भावना रही, ताकि उस माहौल में बैठने की क्षमता बनाए रख सकूं। लेकिन इसमें एक खूबसूरत पहलू भी था, लोगों को मेरी बेटी के बारे में बात करते हुए सुनना और फिर उनका उसके साथ अनुभव साझा करना। ये मेरे लिए हमेशा बहुत खास रहेगा। तो जैसे बुरे सपने में भी खूबसूरती थी, पर वो अविश्वसनीय सा लग रहा था। ये बहुत कठिन था। मुझे नहीं पता कि मैं उस अनिश्चितता और भावनात्मक उतार-चढ़ाव के दौर में एक और दिन जी पाती या नहीं, और उसी हालत में खुद को सँभाले रख पाती, लेकिन ये मुश्किल है। आपको कैसी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? इतने लोग सुराया के बारे में प्यार से बात करते हैं। क्या समुदाय ने आपका समर्थन करने के लिए आगे आकर साथ दिया? क्या दोस्तों, परिवार ने आपका समर्थन किया? आपके पास किस तरह का सपोर्ट सिस्टम रहा है? आप लोगों को अपनी बेटी के बारे में इतने प्यार से बात करते हुए सुनते हैं, जिनके बारे में मैंने भी पढ़ा है। वो अद्भुत इंसान लगती थीं। क्या उनके बारे में कुछ जानकर आपको हैरानी हुई? क्या आपको समर्थन मिला? यह अनुभव कैसा रहा? मुझे बहुत समर्थन मिला है। मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि मेरी 2 सबसे करीबी दोस्त यहाँ आईं। मेरे माता-पिता यहाँ आए, मेरे भाई-बहन यहाँ आए, मेरा बेटा पूरे समय वहाँ था। वो उन दिनों नहीं आया जब वे तस्वीरें दिखा रहे थे। लेकिन इतने सारे लोग मदद के लिए आगे आए, जिनमें से कई को मैं जानती भी नहीं हूँ। मेरा मतलब है, शुरुआत से ही, जब से ये सब शुरू हुआ, मुझे और मेरे परिवार को बहुत समर्थन और हौसला मिला है। ये बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है। सुराया कैसी थी? आप जानते हैं, कभी-कभी ऐसे मामलों में ये बात खो जाती है। मुकदमे, सबूत, बचाव और दलीलों की इतनी चर्चा होती है, ये बात छूट जाती है कि वो कौन था जिसे हमसे छीना गया। वो कैसी थी? आप सुराया के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मेरा मतलब है, वो कमाल की थी। वो बहुत मज़ेदार थी। वो बहुत सहानुभूतिपूर्ण और दयालु थी। वो बहुत महत्वाकांक्षी थी और सच में अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी। वो हमारे परिवार के बेहद करीब थी। जैसे वो बस मैं उस पे बहुत गर्व करती थी। उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी, फिर भी वो हमेशा खुश और दूसरों के लिए तैयार रहती थी, हँसती और अच्छा समय बिताने की कोशिश करती थी। अगर आप सराई के साथ समय बिता रहे होते, तो आपको पता होता कि आपको मज़ा आने वाला है। वो न सिर्फ एक बहुत अच्छी और मजेदार इंसान लगती थीं, जैसा आपने कहा, बल्कि बहुत प्रेरित भी थीं। आपका उनके साथ रिश्ता कैसा था? हम दोनों बहुत करीब थे। मैं 17 साल की उम्र में उससे गर्भवती हो गई थी। लगभग 7 साल बड़े हुए। तो हमारे बीच सच में बहुत, बहुत गहरा रिश्ता था। वो बिल्कुल मेरी तरह थी और यही बात मुझे डराती भी थी और एक साथ खुश भी करती थी। क्या आपको याद है कि आखिरी बार उससे आपकी क्या बातचीत हुई थी? हाँ, मैंने उससे उस रात बात की थी, जब वे उसके जन्मदिन के लिए बाहर गए थे और हम बस बात कर रहे थे। वो बता रही थी कि वो उत्साहित थी। अम, वो वहाँ थी, वो उस अचार के रैक को लेने के लिए बहुत अड़ी हुई थी। तो हमने इस बारे में बहुत बात की और हम सच में बहुत उत्साहित थे, क्योंकि हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे जो वो करना चाहती थी। हम 2 हफ्ते बाद मेरे जन्मदिन पर अलास्का जा रहे थे, 1 हफ्ता साथ बिताने के लिए।
तो हमने बहुत बात की कि हम क्या करने वाले हैं। वो हमें कौन से रेस्टोरेंट्स में ले जाना चाहती हैं, जिसे बहुत सारी उत्सुकता थी। आखिरी बार जब मैंने उससे बात की, उसमें बहुत उत्साह और उम्मीद थी। ये आप जानते हैं, ये बस उसके साथ एक आम बातचीत जैसी थी। लेकिन आप जानते हैं, हम बहुत उत्साहित थे। क्या उस समय के पहले उसने कभी ऐसा कुछ कहा था कि उसके और जारियस के बीच कोई समस्या थी? मेरा मतलब है ऐसा कुछ। एकमात्र बात जो मुझे याद है। मुझे बस इतना पता है कि उसने एक बार मुझसे ज़ारियस के परिवार की एक बात साझा की थी, जिस पर वो बहुत नाराज़ हुआ था। लेकिन बाद में उन्होंने आपस में बात कर ली थी। लेकिन वही एकमात्र बात थी जो उसने मुझसे साझा की थी। उसके किसी अफेयर होने की बात पर क्या सोचते हैं? क्या कभी उस पर शक किया गया था? नहीं, उसने कभी मुझसे ये बात साझा नहीं की, क्योंकि उसे पता है कि मैं इस बारे में बहुत भावुक हो जाऊंगी। बिल्कुल, समझ में आता है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यह हैरान करने वाली बात नहीं है। अम, लेकिन उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात कभी साझा नहीं की और मैं इसे पूरी तरह समझती हूँ। जब आप कहते हैं कि आपको इस बात पर हैरानी नहीं हुई, तो आपका क्या मतलब है? क्या कोई ऐसी चेतावनी के संकेत थे जो आपने देखे, जो शायद आपने उन्हें बताए? अम, मैंने उनसे इस बारे में बात नहीं की। मैं बस ऐसा ही हूँ। उम, मैं थेरेपिस्ट हूँ और मेरी विशेषज्ञता में समस्याग्रस्त यौन व्यवहार शामिल है। और इसलिए मुझे लगता है कि जब आप इतनी कम उम्र में शादी करते हैं, खासकर जब कोई ऐसा इतिहास हो, जैसे उनके लगाव का इतिहास, तो वहाँ लगाव से जुड़ी चोटें ज़रूर होंगी। मुझे ऐसी बातें क्लिनिकल नज़रिए से हैरान नहीं करती। क्या ये समझ आता है? नहीं, ये बिल्कुल समझ में आता है। क्या आपने जब ये सब हुआ, उससे पहले उससे बातचीत की थी? क्या उसने कभी ऐसा कुछ कहा था जो आपको अटपटा लगा हो? जैसे, ये अजीब बात है कहने के लिए। इससे उसकी कोई अलग साइड दिखती है? क्या आप वो बातचीतें दोबारा देखते हैं? सच कहूँ तो मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। बस ज़्यादातर सुरैया से बात होती थी। हमने क्रिसमस पर उसके साथ कुछ दिन बिताए थे और फिर आप जानती हैं, हम 1 हफ्ते की उस यात्रा पर जाने वाले थे। मैं उससे मिलने जा रही थी ताकि देख सकूं कि वो कैसी है, क्योंकि उसकी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। साथ ही उन्हें बेहतर समझने के लिए भी, क्योंकि मैं उससे रोज़ बात करती थी, लेकिन उनसे रोज़ बात नहीं करती थी। जब मैंने पहली बार केस कवर किया और पढ़ा, तो मैं उसी बात पर लौट रहा हूँ। मेरे लिए जो चीज सबसे अलग थी, वो बातचीत जो आपने उनसे की थी जब उन्होंने, आप जानते हैं, मुझे बहुत अलग लगी थी। और मैं चाहूंगा कि आप इस पर और विस्तार से बताएं। उसका व्यवहार करने का तरीका, उसका बर्ताव कुछ अजीब था। और अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो लगता है कि उसने पूरी तरह से एक नाटक किया था। आप जानते हैं, सोराया के गायब होने के बाद, है ना? मेरा मतलब है, क्या आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं? वो बातचीत कैसी थी? जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आपने कहा था कि वो बहुत ठंडा, सोच समझ कर किया गया था। वो क्या कर रहा था? वो क्या कह रहा था? वो एकदम पागल जैसा लग रहा था। जैसे जब मुझे वो पहली फ़ोन कॉल आई थी, मैंने वो कॉल ख़त्म की और सचमुच उस समय अपने पति की तरफ देखा और कहा, उसने उसे मार डाला है। जैसे मुझे तुरंत पता चल गया था। तुमने ऐसा कहा था? हाँ। तो बात ये नहीं थी कि वो क्या कह रहा था। हाँ, वो बहुत रोबोटिक था और अपनी कहानी से बिल्कुल नहीं हट रहा था। लेकिन असली बात ये थी कि वो क्या नहीं कह रहा था और कैसे वो आता ही नहीं था। वो पुलिस स्टेशन मिलने नहीं आया, उसे पोस्टर लगाने थे। वो कभी नहीं आया। ऐसा कई बार हुआ जब हमें उससे मिलना था, लेकिन उसने हमें इग्नोर कर दिया या फिर कोई बहाना बना लिया। एक समय ऐसा आया जब मैं और मेरी बहन ने सोचा कि हम जंगल में जाकर खोज करेंगे और उसने कहा, मेरे बिना मत जाना। चलो, जाने से पहले मैं अपनी बंदूक ले लूं। हमने सोचा, नहीं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम ठीक रहेंगे। तुम्हारे साथ बंदूक ले जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पहले ही उस पर शक था। तो ऐसा था। हमने जो भी किया वो सब उसी नज़रिए से किया और मुझे, आप जानते हैं, मुझे उसकी दोस्त भी बनी रहना था,
है ना? शायद वही सबसे मुश्किल था। मुझे कोशिश करनी थी कि मैं उसके साथ रहूं, ताकि अगर उसके मुंह से कुछ निकल जाए तो उसे सहारा महसूस हो और मैं उसके साथ जुड़ी रहूं और उसका साथ दूं। मैं उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करती थी। इसीलिए जब मैं और मेरी बहन उसके साथ खोज दल में गए थे, तो एक समय पर हमने उसे हमें आगे ले जाने दिया, ताकि हम देख सकें कि वह हमें कहाँ नहीं ले जाता। ये वाकई दिलचस्प है। क्या आप नहीं चाहती थीं कि वो बंदूक ले जाए, क्योंकि आपको अपनी सुरक्षा की चिंता थी कि वो कुछ कर सकता है? 100% उसकी गिरफ्तारी पर आपको जरा भी हैरानी नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस दौरान कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ काम करना और अभियोजकों से संवाद कैसा था? वो लोग वाकई में बहुत अच्छे रहे हैं। मेरा मतलब है, मैं स्वभाव से बहुत धैर्यवान नहीं हूँ। मैंने इस प्रक्रिया के दौरान धैर्य ज़रूर सीखा है, लेकिन आप जानते हैं, डिटेक्टिव क्लार्क कमाल के थे। वो शुरू से ही कमाल के थे। डिटेक्टिव एलबी भी, वो दोनों बहुत अच्छे थे। और फिर ब्रिटनी डनलप और कायला, ये दोनों भी पूरे समय बहुत अच्छे रहे हैं। मैं उनकी लगन सुन सकती थी और उनके बात करने का तरीका समझ सकती थी। मेरे मन में हमेशा कई सवाल रहते हैं और मैं हर चीज में शामिल होना चाहती हूँ। वे कभी भी मुझसे या जानकारी और डेटा इकट्ठा करने की मेरी इच्छा से परेशान नहीं हुए। ये अच्छा था, लेकिन प्रक्रिया लंबी होने से थोड़ा निराशाजनक भी रहा। और मुझे लगता है कि आपराधिक न्याय प्रणाली आमतौर पर एक निराशाजनक प्रक्रिया हो सकती है। बिल्कुल, 100%। वे हमेशा। वे बहुत अच्छे रहे। सब कुछ अच्छा रहा है। अगर आपको उनसे कुछ पूछने का मौका मिलता और वो सच-सच जवाब देते, तो आप उनसे क्या पूछतीं? और वो फिर से, अगर वो इसके बारे में पूरी तरह से ईमानदार और पारदर्शी होते। मैं उनसे कुछ नहीं पूछती और उनकी बातें नहीं सुनना चाहती। ये बहुत दुखद मामला है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आप, आपका परिवार, समुदाय और आपके दोस्त जिस दौर से गुजर रहे हैं। मुझे पता है कि इसके बारे में बात करना आसान नहीं है, लेकिन आप वाकई में बहुत मजबूत हैं। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे आपसे बात करने और सराय के बारे में थोड़ा और जानने का मौका मिला, ताकि हमारे दर्शक भी सराय के बारे में थोड़ा और जान सकें, क्योंकि कई बार ये बातें खो जाती हैं। मैं आपके लिए केवल शुभकामनाएं देता हूं और जीवन के इस अगले अध्याय में प्रवेश करते समय आपको अपने विचारों में रखूंगा। आपने कहा था कि इससे मामला खत्म होता है, ये जवाबदेही है, लेकिन ये आपकी बेटी को वापस नहीं ला सकता। लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ शुभकामनाएं देता हूं और इस बारे में बात करने के लिए आने पर मैं आपका सच में आभारी हूं। हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद। साइड बार पर फिलहाल इतना ही। सभी का धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। YouTube, Apple पॉडकास्ट, Spotify या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हैं, वहां सब्सक्राइब करें। आप NBC के पीकॉक पर भी देख सकते हैं। आप मुझे X और Instagram पर फॉलो कर सकते हैं और मेरा न्यूज नेशन शो जेस्सी वेबर लाइव भी देख सकते हैं, जो सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे ईस्टर्न समय अनुसार आता है। अगली बार मिलते हैं। नमस्कार।